हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आपके जितने भी पूरे बुक के है ना, बायोलॉजी सिलेबस की जो भी आपके सिलेबस है, जितने भी आपके चैप्टर हैं, उस चैप्टर के जितने भी आपके PYQ यानी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे। तो सभी बच्चे फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे आ जाएं, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। और इसके पीछे की जितनी भी क्लासेज आपकी डेली डेली हो रही है, आप सभी को हर एक क्लास को करनी है। ठीक है, ये भी क्लास को आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि वही आपके क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो कि आपके पूरे चांसेस हैं आने की और जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे का स्वागत है आज की क्लास में। और बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कम समय में हमें ज़्यादा करने हैं। तो सबसे पहला बेटा क्या है क्वेश्चन कि दोहरा निषेचन से आप क्या समझते हैं और इसके आरेखित चित्रों द्वारा निरूपित करें और इसके महत्व का वर्णन करें। यानी कि जो दोहरा निषेचन है ना, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, इससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे मैंने दो चीज़ें, हमने आपको एक ही क्लास में मैं दो चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगी। देखो बेटा, अगर ये आपसे बस पूछे दोहरा निषेचन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, यहाँ पे मेरा दो उद्देश्य है। और इसे आरेखित चित्र द्वारा निरूपित करें और इसके महत्व का वर्णन करें। यानी कि जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो ये माना बात कि आपको ये पूरा पूछ दिया गया, तो ये आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, यानी कि आपको इसमें डबल फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेस को समझानी है, इसके साथ साथ इसके आरेख को भी निरूपित करना है और इसके साथ साथ इसका जो महत्व होता है ना, इसके महत्व को भी बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी इस क्वेश्चन को कैसे करने, कौन से तरीके हैं और किस तरीके से आप करोगे। ठीक, ओके, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी। पुरानी का मतलब कि मैंने आपको इतना बार मैं करा चुकी हूँ कि आपके लिए किसी प्रकार का टफ होना ही नहीं चाहिए कि नहीं मैम मुझे नहीं आता, मैं क्या करूँ, मैं क्या लिखूँ। ठीक है, मैं आज की क्लास में आपको ये बताऊंगी, जो मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी वो क्वेश्चन आप ये नहीं बोलोगे कि नहीं मैम आप करा दो, क्योंकि आप आलसी बनते जा रहे हो, तो आपको आलसी नहीं बनने हैं। ये क्वेश्चन दो तरीके के, इसमें मैं आपको लॉन्ग भी बताऊंगी, शॉर्ट बताऊंगी कैसे आपने करने हैं। तो लिखने का मैं तरीका बताऊंगी। सबसे पहले बेटा आप क्या लिखोगे, यहाँ पे दोहरा निषेचन की पूरे डेफिनेशन को लिख दोगे कि दोहरा निषेचन क्या होते हैं। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो कि जो दोहरा निषेचन की क्रिया आवृत्ति बीजी पौधे में होती है और जिसमें एक ही भ्रूणकोश के अंदर निषेचन की दोहरी प्रक्रिया होती है। क्या लिखोगे, दोहरा निषेचन क्रिया आवृत्ति बीजी पौधे में होती है। ठीक, तो आंसर क्या लिखोगे, दोहरा निषेचन की क्रिया दोहरा निषेचन की क्रिया आवृत्त बीजी पौधों में होती है। ध्यान देना, पौधों में होती है ना। देखो 5 है, 5 डिवीजन है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, है ना। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, बहुत सारे आपके सभी आपके वर्ग डिवीजन आती हैं। लेकिन जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो किसमें होता है, आवृत्त बीजी, यानी कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स है, जो हायर प्लांट्स है। ठीक है, तो आवृत्त बीजी में डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पाई जाती है। तो क्या लिखोगे, दोहरा निषेचन की क्रिया आवृत्त बीजी पौधे में होती है और जिसमें एक ही भ्रूणकोश के अंदर निषेचन की दोहरी अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो जिसमें एक ही भ्रूण के अंदर एक ही भ्रूण के अंदर भ्रूण के अंदर दोहरी निषेचन की निषेचन की अभिक्रिया होती है। यहाँ पे या और करके पूछा जाएगा त्रिकशलेन से आप क्या समझते हो, या क्या पूछ दिया जाए, त्रिकशलेन से आप क्या समझते हो। तो त्रिकशलेन वाली जो प्रोसेस होती है वहां पे आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ठीक है, क्लियर। एक कायिक व दूसरी आवृत्ति बीजी पौधे में प्रागनली के फटने से दो में से होता है। ठीक है, तो इनमें होता क्या है कि दोहरा निषेचन क्रिया आवृत्ति बीजी पौधों में जिसमें एक ही भ्रूण के अंदर, ठीक है, एक ही जो भ्रूणकोश है, सॉरी भ्रूण नहीं, एक ही भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश एक ही भ्रूणकोश के अंदर होती है। और दोहरी निषेचन की अभिक्रिया क्या होगी, एक ही भ्रूणकोश के अंदर होती है। ठीक है, ठीक है, आगे क्या लिखोगे, इसमें एक नर युग्मक
अंडकोशिका से संलयित होकर, संलयन करके या संलयित होकर, ठीक है, संलयन करके युग्मनज बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? युग्मनज। तो युग्मनज बनाता है। ओके, क्या करेगा? युग्मनज को यानी कि गैमेट को बनाएगा। और जब युग्मनज को बनाएगा, जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो युग्मनज क्या करेगा? एक भ्रूण का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, एवं दूसरा नर युग्मक, ठीक है, एवं दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ, द्वितीयक केंद्रक, ठीक है, तो द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयन करके ठीक है, संलयन करके, ठीक है, तो संलयन करके भ्रूणपोष बनाता है। क्या करता है? भ्रूणपोष बनाता है। ठीक है, इस क्रिया को त्रिक संलयन या त्रिक समेकन या ट्रिपल फ्यूजन, त्रिक समेकन कहते हैं। ठीक है, क्लियर? समेकन कहते हैं। ओके, यानी कि ये होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके, अब यहीं पे इसके डायग्राम को समझे। देखो होता क्या है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है, मैंने कई बार आपको बता दिया बेटा, बस आपने यहाँ पे चीजों को समझने हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे चीजें को समझने, अगर अब आपको नहीं आ रहा है तो गलती आपकी है कि आपने पढ़ाई नहीं करी है ना, क्योंकि मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ। और क्वेश्चन बहुत बार करवाने का मतलब है कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और ये हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये हर साल रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है कि परागण के द्वारा, माना बात परागण हुआ, ठीक है, कौन सी क्रिया हुई? पॉलिनेशन हुई। तो पॉलिनेशन के द्वारा परागकण क्या होते हैं? स्टिग्मा पे प्रवेश कर गए, यानी कि पहुंच गए। अब जैसे स्टिग्मा पे आए, ये पराग नलिका का फॉर्मेशन करेंगे। पराग नलिका आई यहाँ से, यहाँ पे जो मेल गैमिट होते हैं, 2 मेल गैमिट का फॉर्मेशन इन्होंने किया और 2 मेल गैमिट आया। तो एक मेल गैमिट अंडकोशिका से और एक मेल गैमिट क्या करता है? द्वितीय पोलर न्यूक्लियाई के साथ संलयित होता है। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर? और आगे के टॉपिक को आपको समझने हैं। ठीक, ओके, आगे के टॉपिक को आपको समझते हुए चलने। आगे क्रिया देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पर परागण क्या है तथा इसके प्रकारों का वर्णन करें और इसके विभिन्न वाहक का नाम लिखें तथा इसके महत्व को दर्शाएं। यहाँ पे ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के तरीके से है, और यहाँ पे अगर शॉर्ट क्वेश्चन का 1 नंबर का पूछा जाएगा, क्या पर परागण क्या है, ठीक है, या तथा इसके प्रकार का वर्णन करें, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये पूरा पूछने का मतलब ये हो गया बेटा कि यहाँ पे आपके क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो पर परागण क्या है तथा इसके प्रकारों का वर्णन करें। अब पर परागण क्या होता है आप सभी को पता है कि जब हम पर परागण की बात करते हैं ना, मैंने वही क्वेश्चन, देखो ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन और पढ़ाई हुई चीज है, कोई भी नई चीज नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम पर परागण की बात करें, है ना, पर परागण की बात करते हैं तो पर परागण क्या है? तो पर परागण में आप क्या देखते हो? माना बात बच्चे, यहाँ पे 2 प्लांट्स है, माना यहाँ पे एक प्लांट से है, एक प्लांट से है, और इस प्लांट्स में अपना फ्लावर लगा है, ये इसका फ्लावर है, यहाँ पे भी इसका ये फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पे ये इसका फ्लावर है, और यहाँ पे भी ये इसका फ्लावर है। ठीक है, अब ये फ्लावर है तो इस फ्लावर पे क्या होगा? इसका गैमेट भी होगा। ठीक है, माना बात यहाँ पे एक मेल है, ठीक है, और ये फीमेल है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे मेल है, ओके, और यही पे क्या है? फीमेल है। इसी तरह यहाँ पे भी मेल है और यहाँ पे क्या है? फीमेल है। पर परागण में क्या होता है बेटा? एक ही जाति के 2 पौधे की रिक्वायरमेंट होती है, एक ही जाति के 2 पौधे की क्या होती है? यहाँ पे जरूरत होती है।
ठीक है। अब एक ही पौधे की दो जाति की जरूरत में क्या होगी, यानी कि यहाँ का जो परागण के द्वारा, पर परागण में क्या होगा, पर परागण में जो पराग कण है ये किसी भी माध्यम के द्वारा, किसी कीट के माध्यम के द्वारा इस पौधे के ओवरी पे आएंगे, ये क्रिया क्या कहलाएगी, पर परागण कहलाएगी। यानी इसके स्टिग्मा पे प्रवेश किया, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पर परागण की क्रिया कहते हैं। ठीक है। अब इसके प्रकारों का वर्णन करें, भी प्रकार की बात करते हैं, तो जैसे आप एग्जाम्पल हम बात करते हैं प्रकार की, है ना, टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते तो बहुत ज्यादा होते, जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, जल परागण, ठीक है, जल के द्वारा, ठीक, जल परागण, ओके, हवा के द्वारा और जंतु के द्वारा। जंतु में आपके बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे कीट के द्वारा, चींटी के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, परागण के प्रकार हो जाते हैं। ठीक, ठीक है। तो जल के द्वारा, हवा के द्वारा जो परागण की क्रिया होती है, नहीं जल के द्वारा, यानी कि जल के द्वारा होने वाले परागण को हम क्या कहेंगे, जल परागण कहेंगे, है ना। हवा के द्वारा होने वाले परागण को हम क्या कहेंगे, वायु परागण कहेंगे। जंतु परागण यानी जंतुओं के द्वारा होने वाला जो पॉलिनेशन होगा, जो परागण की क्रिया होती है, उसको हम क्या कहेंगे, जंतु परागण। अब जंतु परागण में कीट आते हैं, है ना, चमगादड़ आता है, चींटी आता है, बहुत पक्षी आते हैं, ये सभी ये परागण के माध्यम होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी मादा युग्मोद्भिद यानी भ्रूणकोश की संरचना का वर्णन करें। अब यहाँ पे किसी मादा युग्मोद्भिद यानी कि जो होता है ना फीमेल गैमेटोफाइट, तो किसी मादा युग्मोद्भिद, फीमेल जो गैमेटोफाइट है, तो मादा युग्मोद्भिद की संरचना को अपने क्या करना है, यहाँ पे वर्णन करें, यानी कि डायग्राम के थ्रू आपको ये बताना है कि मादा युग्मोद्भिद क्या होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर आपने बताने हैं। ओके, तो किसी मादा युग्मोद्भिद की बात करें, मादा युग्मोद्भिद बाद में हम करते हैं, तो इसमें आपने जो भ्रूणकोश को हम कहते हैं, जो भ्रूणकोश का हमारा डायग्राम होता है, वही हमारी क्या होती है, मादा युग्मोद्भिद। एग्जाम्पल जैसे ठीक है, क्या होगी, मादा युग्मोद्भिद। अब आप मादा युग्मोद्भिद की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम मादा युग्मोद्भिद की बात करते हैं, अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या होगा, देखो इसके बीच में एक न्यूक्लियस, दो, तीन, यहाँ पे एक, दो, ठीक है, और यहाँ पे एक ये, ठीक है, और इसके बाद हमारी एक क्या होती है, अंड सेल होती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट यानी मादा युग्मोद्भिद। और इसी मादा युग्मोद्भिद में क्या होती है बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया, क्या होती है, डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि दोहरा निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे एक एक की बात करते हैं कि एक एक है क्या, एक एक की बात करते हैं, एक एक को हम कहते क्या है। ठीक है, देखो अब अगर नाम की बात करते, देखो ये हमारा क्या बेटा, प्रतिमुखी कोश का क्या है, प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी कोशिका को हम कहते हैं एंटीपोडल सेल, क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल। ठीक है, बीच में पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई,
यानी द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक। ओके, पोलर न्यूक्लिया यानी क्या बोलते हैं, द्वितीयक केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारी क्या है, अंडकोशिका। अंडकोशिका, अंडकोशिका क्या को हम कहते हैं भाई, एग सेल, तो नॉर्मल सी चीज है, आपको पता है, एग सेल कहते हैं। ठीक है, और हमारी बाद में आती जो नीचे सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल, जिसको हम कहते हैं सहायक कोशिका। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस डायग्राम को बना देना है। डायग्राम बनाने के बाद एक एक के बारे में आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं कि प्रतिमुखी कोशिका का कार्य क्या है, पोलर न्यूक्लियाई का कार्य क्या है, अंडकोशिका का कार्य क्या है, सहायक कोशिका का कार्य क्या है। देखो, अब अगर यहाँ पे हम बात करें कि पोलर न्यूक्लियर और अंडकोशिका का फंक्शन क्या होता है, देखो पोलर न्यूक्लियर और अंडकोशिका का जो फंक्शन है, इनमें डबल फर्टिलाइजेशन क्रिया में भाग लेते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया को करने के लिए यहाँ पे जो सहायक कोशिका होती है अपने कुछ रसायन को छोड़ती है, जिससे कि, क्योंकि जो पराग नलिका आती है उसके पास ऐसा कोई ये आभास नहीं होता कि कहाँ पे एग है, कहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई है, तो ये कुछ रसायन को छोड़ती है जिससे ये नष्ट हो जाती है और पराग नलिका अंदर बीजांड के अंदर प्रवेश करती है, यानी भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है और डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया को पूरी करती है। ठीक है, तो इसके बारे में अपने यहाँ पे मेंशन कर देने। अगला क्या है, किसी अंडाणु को स्वच्छ चित्र दर्शाएं। किसी अंडाणु को स्वच्छ चित्र के द्वारा आपने क्या करने, दर्शाने। अब यहाँ पे आपने क्या करने, अंडाणु की संरचना को दर्शाने, किसी अंडाणु को स्वच्छ चित्र के द्वारा आप दर्शाएं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, अंडाणु की संरचना को अच्छी तरीके से दर्शाओगे। क्या दिखाओगे कि अंडाणु किस तरीके का होता है। ठीक, ये क्लियर ये होती है। ठीक है, इसके बीच में, ठीक है, ये हमारी पितक, पितक जो होती है। ठीक है, ओके, और इसके साइड साइड में, इसके साइड साइड में बच्चे ढेर सारी, ठीक है, इसके साइड साइड में ढेर सारी क्या होती है, कोरोना रेडिएटा होती है। तो हम कोरोना रेडिएटा को बना लेते हैं। इसके साइड साइड में क्या होती है, कोरोना रेडिएटा की लेयर होती है। ठीक है, क्या होगी, कोरोना रेडिएटा की इसके साइड साइड में लेयर, ये पीतक कला, और इसके बीच में इसका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाता। यहाँ पर आप इसके क्या कर दोगे, नेमिंग कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे, नेमिंग कर दोगे कि अंदर क्या इसका न्यूक्लियस है, उसके बाद पीतक कला है, जोना पैलुसिडा है, और ये क्या है, कोरोना रेडिएटा है। बस कहानी खत्म। ठीक है, और ये मैंने क्वेश्चन आपका जो भी इस यूट्यूब पे क्लास हुई है इंपॉर्टेंट फिगर की, यानी पूरी बुक की जो आपकी फिगर वाली क्लास है, उसमें मैंने एक भी फिगर को नहीं छोड़ा है। आपके एग्जाम में आने वाले जो भी एक एक फिगर, चाहे एक नंबर का है, चाहे लॉन्ग में, चाहे शॉर्ट में, जिससे रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां पे एक वन शॉट क्लास हो चुकी है। तो जिस बच्चे ने देख लिया है बहुत अच्छी बात है, और आप उस क्लास को प्रैक्टिस कर लेना, और जो बच्चे ने नहीं देखा वो बच्चे वापस से इस क्लास को देखेंगे। ठीक है, ये मेरे तरफ से एक आपका होमवर्क है कि आपको इस क्लास को देखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंध्याकरण क्या है। अब ये बंध्याकरण क्या होता है, किसको हम कहते हैं कि बंध्याकरण, बंध्याकरण का मतलब होता है जिसको हम बांझपन भी कहते हैं। अब ये जो आप बंध्याकरण होता है, ये बंध्याकरण में आपकी जो बंध्याकरण स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है। यानी कि जो हमारे समाज में बांझपन के नाम से औरतों को दोषी किया माना जाता है, प्रत्यारोपित किया जाता है, उसके साथ साथ उसको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है। तो ये जो बंध्याकरण होता है, जो बांझपन होता है ना, ये सिर्फ, सॉरी बंध्याकरण, बंध्याकरण सॉरी सॉरी से बंधता अलग होती है, सॉरी। बंध्याकरण का मतलब होता है जो ऑपरेशन की क्रिया होती है, जिसमें क्या होगा, बंध्याकरण का मतलब होगा जो प्रॉपर तरीके से, है ना, ये हमारे गर्भ निरोधक की उपाय है। ठीक है, ये जो बंध्याकरण होता है ये गर्भ निरोधक का एक उपाय है, और एक अस्थायी उपाय है। क्योंकि आप जानते हो कि गर्भ निरोधक में हमने एक अस्थायी विधि देखते हैं, अस्थायी विधि, तो ये हमारी प्रॉपर अस्थायी विधि होती है। इसमें क्या होता है कि जो नर होगा और पुरुष होगा, उसकी जो अंडवाहिनी और शुक्रवाहिनी होगा, अंडवाहिनी जो शुक्रवाहक होगा, उस दोनों को या तो काट दिया जाएगा या तो बांध दिया जाएगा, तो ये हमारी बंध्याकरण कहलाती है। ठीक है, क्लियर, ओके। तो क्या लिखोगे बच्चे कि ये तकनीक गर्भधारण को रोकता है। ठीक है, ये तकनीक गर्भधारण को रोकता है, और इस तकनीक द्वारा युग्मक संलयन तथा निषेचन को रोका जाता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, ये तकनीक, ठीक है, ये तकनीक गर्भधारण को रोकता है। ठीक है, एवं इस तकनीक द्वारा
ठीक है, एवं इस तकनीक द्वारा युग्मक संलयन एवं निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन को, ठीक है, एवं निषेचन को रोका जाता है। ठीक है, निषेचन को रोका जाता है। ठीक है, तो ये तकनीक क्या होगा, गर्भधारण को रोकता है, यानी इस तकनीक के द्वारा हम क्या करते हैं, गर्भधारण को रोकते हैं। ठीक है, नर में इस तकनीक को वैक्सोटोमी तथा मादा में ट्यूबैक्टोमी कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे, नर में इस तकनीक को, नर में इस तकनीक को वैक्सोटोमी एवं मादा में इस तकनीक को ट्यूबैक्टोमी कहते हैं। इसको हम जो बंधकड़ को हम शैल्य क्रिया भी कहते हैं ना, ऑपरेशन जो कहते हैं ना, जो पुरुष नसबंदी है ना, या तो हम नसबंदी भी कहते हैं कि पुरुष नसबंदी या मादा नसबंदी, या पुरुष का शुक्र उच्छेदन है ना, शुक्रवाहक उच्छेदन, और मादा का जो होता है अंडवाहिनी उच्छेदन है ना, अंडवाहिनी उच्छेदन भी, इसको कई सारे नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, ओके। शैल्य क्रिया में शुक्रवाहिनी की नली को चीड़ा लगाकर तथा बांध कर मोड़ दिया जाता है, और इनमें होता क्या है कि इस क्रिया में जो पुरुष में जो शुक्रवाहक होगा उसके नली को चीड़ा लगा के या तो काट दिया जाएगा या तो बांध दिया जाएगा। नली के थ्रू इसके चीड़ा लगाया जाएगा, उसको काट दिया जाएगा या तो बांध दिया जाएगा। ठीक है, और महिला में क्या होगा, उसकी जो अंडवाहिनी होती है उसको क्या किया जाएगा, या तो उसको बांध दिया जाएगा या तो काट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, बंधकड़ होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बंधकड़ कहते हैं। अब अगला क्या है, आनुवंशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत का वर्णन करें। ये आपकी मेरी तरफ से आपको होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आपने करके आने हैं कि आनुवंशिकता के गुणसूत्री सिद्धांत का वर्णन करें, यानी कि जो आनुवंशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत क्या होता है और इसके बारे में मेरी तरफ से आपका होमवर्क है। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, और बाकी मैंने कुछ करा दिया है, और कुछ कैसे करना है मैंने आपको ये बता भी दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे को इससे रिलेटेड किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप होमवर्क करके आना। तो कौन कौन बच्चे ये होमवर्क करके आएंगे और कौन रेडी है, ये आप कमेंट करके बताओगे। यहाँ पे कमेंट नहीं करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि नहीं मैम मैं करके आऊँगा, और करूँगा, ईमानदारी से करूँगा। ठीक है, तो डायग्राम वाली जिस भी बच्चे ने क्लास नहीं देखा होगा वो क्लास को देख लेगा, आरेख वाली भी क्लास होगी वो भी देख लेना। बाकी आपके चैप्टर 9 तक वन शॉट भी हो चुके हैं तो वो भी वन शॉट भी देख लेना। ठीक है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी है वो आप देख लेना। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर।